नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवर पास्ट 3 इस एनसीईआरटी से अध्याय 4 आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ट्राइबल्स, दीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो प्रीलिम प्लस मेंस की तैयारी के लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसे ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और यूट्यूब पे जो वीडियोस को अपलोड किया जाता है, जिन वीडियोस को अपलोड किया जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर, उन वीडियोस की लिंक मिलेगी। दोस्तों, इस अध्याय में हम आदिवासी के बारे में बात करने वाले हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को बिहार के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमता हुआ पाया गया, रोमिंग करता हुआ पाया गया। लोग उसके बारे में कहते थे दोस्तों कि उसके पास मिराकिलस पावर है, चमत्कारिक शक्तियां है, जादुई शक्तियां है। वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। वह अनाज के एक ढेरी से कई गुना उसे बढ़ा सकता है। बिरसा ने दोस्तों खुद भी ऐसा ऐलान कर दिया था कि बिरसा को भगवान ने भेजा है, और भगवान ने बिरसा को वो काम दिया है दोस्तों कि बिरसा बाहरी शक्तियों से, बाहरी लोगों से, दीकुओं से वहाँ के लोगों को आज़ाद कराए, उनकी गुलामी से इन्हें इन्हें छुटकारा दिलाए। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के फॉलोवर बन गए, उन्हें फॉलो करने लगे। लोग उन्हें भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि उनकी सारी समस्याओं का हल बिरसा के पास है, और बिरसा उसे दूर कर देंगे, उनकी समस्याओं को हल कर देंगे। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। एक जनजातीय समूह है। मुंडा मुंडा एक जनजातीय समूह है जो कि छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में दोस्तों इलाके के दूसरे आदिवासी है, संताल और उराव भी शामिल थे। तो देखिए, संताल और उराव भी, ये लोग भी बिरसा के समर्थक थे। ये दूसरे आदिवासी थे इसी इलाके के। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। तो ये लोग दोस्तों अनहैप्पी थे, जिस तरीके की बदलाव, जिस तरीके के चेंजेस ब्रिटिशर्स की वजह से यहाँ पर आ रहे थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती जा रही थी, और दोस्तों उन्हें ये नष्ट होती हुई दिखाई भी दे रही थी। आजीविका उनकी खतरे में थी, और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनके यहाँ पर आजीविका पर भी प्रश्न है दोस्तों, और धार्मिक प्रथाओं पर भी एक तरीके का खतरा मंडरा रहा था। राइट। अब देखिए, बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था। व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे। उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बनाया। ठीक है, उन लोगों ने दोस्तों इस एरिया के लोगों को, यहाँ के ट्राइबल लोगों को गुलाम कैसे बनाया। अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था। आदिवासियों का जीवन किस तरह बदला जा रहा था, किस तरीके से बदल रहा था। इन सभी बातों का दोस्तों इस अध्याय में जिक्र किया गया है, इस अध्याय में उल्लेख किया गया है। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। राइट। इस अध्याय में ऐसे कुछ सवालों पर हम विचार करेंगे। राइट। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था दोस्तों। क्लास 7 की बुक में आदिवासी समाज के बारे में हमने स्टडी की थी, कुछ बातें जानी थी। ज़्यादातर कबीले के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बिल्कुल ही अलग थी। ज़्यादातर दोस्तों इन कबीलों की जो रस्में थी, जो कस्टम और रिचुअल्स थे, ये कस्टम और रिचुअल्स ब्राह्मणों के द्वारा डिसाइड किए गए कस्टम और रिचुअल से मेल नहीं खाते थे। इनके रीति रिवाजों से अलग थे, भिन्न थे। ओके। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे। और दोस्तों देखिए, इन लोगों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी थे, भेद भी नहीं थे। सोशल डिवीजन भी यहाँ पर नहीं था, जिस तरीके का सोशल डिवीजन हमें दूसरी कास्ट में देखने को मिलता है। ओके, तो जाति के आधार पे इतने भेद यहाँ पर नहीं थे। लेकिन दोस्तों, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच किसी भी तरीके का एक आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। तो देखिए, आदिवासियों के बीच में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस तो थे विद इन द ट्राइब। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनके बीच में इस तरीके का कोई विद इन दी ट्राइब कोई डिफरेंस
किसी भी तरह के डिफरेंसेस नहीं थे, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। इनके बीच में भी सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस थे। आर्थिक और सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस इनके बीच में भी मौजूद थे। राइट, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वेयर इन्वॉल्व इन अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। तो यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों कि जनजातीय समूह किस तरह से रहते थे, ट्राइबल समूह किस तरह से रहते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। अलग अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व थे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बात की गई है झूम कल्टीवेशन के बारे में। कुछ झूम खेती किया करते थे। झूम कल्टीवेशन को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है दोस्तों। राइट, तो उनमें से कुछ समुदाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस किया करते थे, झूम कल्टीवेशन किया करते थे। झूम नाम, झूम जिस खेती को कहा जाता है उस खेती को करते थे। झूम खेती घूमती खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते हैं। तो दोस्तों जो टॉप पार्ट होता है ट्री का, इसे कट कर दिया जाता है जिससे जो सनलाइट है ये ग्राउंड तक पहुंच सके, जमीन तक आ सके। ओके, इसके बाद वे घास फूस को जलाने पर पैदा होने वाली राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इससे क्या होता था दोस्तों, एक तरीके के जो न्यूट्रेंट वहां पर अवेलेबल होते हैं उस घास को जलाने के बाद वो वहां की मिट्टी को मिल जाते थे, उसे वे छिड़क देते थे। इस राख में पोटैश होता था, पोटैश जिसे केलियम भी कहते हैं। राइट, आपने NPK के बारे में सुना होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, और के फॉर केलियम जिसे दोस्तों हम फॉस्फेट, जिसे हम पोटैश कहते हैं। तो आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए कमेंट बॉक्स में कितने लोग इस साइंस के क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। जनरल क्वेश्चन है कि दोस्तों NPK अर्थात नाइट्रोजन, फॉस्फेट, और यहाँ पर हम के क्यों लिखते हैं, पोटेशियम के लिए के का क्यों उल्लेख किया जाता है, पी का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता, इसके पीछे क्या रीज़न है। अब देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने हमारे देखने वाले, इस लेसन को देखने वाले सब्सक्राइबर्स इसका आंसर कर पाते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता था, इस राख में जो पोटैश होता था जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी, वे कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काट देते थे और कुदाली से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो पेड़ों को कट कर दिया जाता था और कुदाली से जो ऊपरी सतह होती है उसे स्क्रैच कर दिया जाता था, सॉइल की ऊपरी सतह को स्क्रैच कर दिया जाता था। ओके, वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। तो एक तरीके से यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग ये लोग कर देते थे, इसे बोते नहीं थे। राइट, जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह पर चले जाते थे। दोस्तों एक बार फसल जब रेडी हो जाती थी उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता था और उस फसल को लेने के बाद ये लोग दूसरी जगह पर चले जाते थे, वहां पर नहीं रहते थे। जहाँ से उन्हें अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक दोस्तों ऐसी ही पड़ी रहती थी। ओके, तो जिस जगह पे ऑलरेडी इन्होंने खेती कर ली है, काफ़ी सालों तक, आने वाले कुछ सालों तक ये लोग इस पर किसी भी तरीके की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को नहीं फॉलो करते थे। उस लैंड को फैलो लैंड, परती ज़मीन के रूप में रख देते थे। राइट, तो दोस्तों ये जो घुमंतू किसान थे मुख्य रूप से वे पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलीय पट्टियों में रहते थे। तो प्राइमरली प्राथमिकता ये कहाँ पाए जाते थे, मुख्यतः ये लोग किस एरिया में रहते थे। तो देखिए दोस्तों पूर्वोत्तर और मध्य भारत की जो पर्वतीय और जंगली पट्टियां है यहाँ पर ये लोग रहते थे, यहाँ पर ये लोग पाए जाते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके की घुमंतू खेती किया कर सकते थे। राइट, तो इस तरीके से दोस्तों इनकी जो जीवन शैली थी इसी तरीके से चलती आ रही थी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया करते थे और इसी तरह से ये अपना जीवन जीते आ रहे थे। मतलब किसी तरह की रोक टोक इन्हें नहीं थी। एक जंगल से ये दूसरे जंगल जाते, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल जाते, और दोस्तों अपना ये जो साइकिल था, अपना ये जो काम था इसे करते रहते। कुछ इसमें शिकारी भी थे, कुछ एक तरीके से देखा जाए तो हंटर और गैदरर भी थे, शिकारी और संग्राहक जिसे कहते हैं। राइट, तो दोस्तों
बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके व वन्य उत्पादों को इकट्ठा करने करने के कामों में लगे हुए होते थे, इन कामों को चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी मानते थे दोस्तों। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय इसी तरीके का एक समुदाय है। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय इसी तरीके का एक समुदाय है जो हमें देखने को मिलता है। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे। तो दोस्तों, इस समुदाय के जो लोग थे कौंड, इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार किया करते थे। ग्रुप में ये लोग शिकार किया करते थे। और दोस्तों, उसके बाद जो कुछ इन्हें शिकार में मिलता था उसे ये लोग आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिल रहे फल और जड़ों को खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल किया करते थे। तो एक तरीके से दोस्तों, साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए ये लोग करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगल में इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो इलाज के लिए ये लोग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे। इन्हें पता था कि कौन सी हर्ब और कौन सी श्रब का इस्तेमाल किस मेडिसिनल प्लांट के रूप में हम कर सकते हैं, राइट। और दोस्तों, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है इन्हें ये लोकल मार्केट में भी बेचा करते थे। तो एक तरीके से जंगलों के बारे में ये लोग काफी अच्छी तरह की जानकारी रखा करते थे, ये हमें पता चलता है। जब भी स्थानीय बुनकरों और कारागिरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पालाश के फूलों की जरूरत होती थी दोस्तों, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो कुछ जो स्पेशल चीजें थी जो यही लोग लाकर देते थे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर कुसुम और पालाश के बारे में बात की जा रही है। कुसुम और पालाश के फ्लावर्स के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। जिन लोगों को इनकी आवश्यकता होती थी, ये खोंड जाति के जो लोग हैं, खोंड ग्रुप के जो लोग हैं, आदिवासी है, इनसे संपर्क किया करते थे और ये लोग इन्हें लाकर दिया करते थे, इसे प्रोवाइड करा देते थे। ओके, तो एक तरीके से देखिए यहाँ यहाँ तक पहुँचते हुए जब हम लेसन को लेकर आए हैं तो हमें क्या पता चला है। एक बात तो ये पता चली है दोस्तों कि ये जो आदिवासी लोग थे जंगलों को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते समझते थे। इन्हें पता था कि मेडिसिनल प्लांट कौन से हैं और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन्हें मिलता था दोस्तों, इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ये लोग आपस में बांटते भी थे। एक तरीके से देखा जाए तो कलेक्टिव वे में ये काम भी किया करते थे। और ये पास के जो लोकल मार्केट होता है, इस लोकल मार्केट में इन चीज़ों को बेचते भी थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलता है कि इन समुदायों के पास चावल और अन्य अनाज कहाँ से आए। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम इनका चल जाता था। देखिए दोस्तों, वाटर सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा कि एक चीज़ आपको देनी है और दूसरी चीज़ आपको लेनी है। पैसा यहाँ पर किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं करेगा। एक काफ़ी पुरानी सिस्टम थी और पहले ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट किया करती थी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो चीज़ों की अदला बदली के माध्यम से भी इनका काम चल जाता था। वे अपनी जो कीमतों को डिसाइड करते थे दोस्तों, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता था। अपनी कीमत वन उत्पादकों के बदले ज़रूरत की चीज़ों, मतलब देखिए, एक चीज़ दे रहे हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरी चीज़ को ले रहे हैं। इस माध्यम से भी इनका काम चल जाता था। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे दोस्तों। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर के रूप में काम करते थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरियों के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे कि मध्य भारत के बेंगा और ओरो के लिए बेंगा और ओरो के लिए काम करने से कतराते थे। तो दोस्तों, ये वो लोग थे जो दूसरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। और दोस्तों, ये जो बेंगा लोग थे, आदिवासी थे, ये खुद को जंगल की संतान मानते थे, राइट। और जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेंगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो एक तरीके से दोस्तों, इनकी भी अपनी सोशल बिलीव्स थी। यहाँ पर बेंगा जनजाति के बारे में बताया जा रहा है कि इनका ऐसा विश्वास था कि वे जंगल की संतान हैं
और दूसरों के लिए काम करना एक तरीके के ये एक तरह से ये अपने को अपमानित महसूस करते थे, राइट। ये उनके लिए अपमान भरी बात होंगी अगर ये दूसरों के लिए काम करेंगे, ऐसा इनका बेगाओं का विश्वास था। दोस्तों आगे चलते हैं। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त की ज़रूरत पड़ती थी और ख़रीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। और दोस्तों यही वो रीज़न था जिस वजह से कभी कभी ये लोग व्यापारी और ट्रेडर्स अर्थात मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स इन लोगों पर डिपेंड करते थे, इन लोगों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ों को लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्ज तो देते थे दोस्तों, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये जो बाजार और वाणिज्य की एक्टिविटीज़ थी, बिजनेस एक्टिविटीज़ थी, कॉमर्स की एक्टिविटीज़ थी, इन एक्टिविटीज़ ने आदिवासियों को एक तरीके से देखा जाए तो गरीबी की ओर ढकेल दिया। वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो एक इविल के रूप में ये मनी लेंडर्स को और ट्रेडर्स को देखा करते थे। और जो समस्या ये फेस कर रहे हैं, जो इनकी मिजरी है, ये इसका कॉज यही लोग हैं, ऐसा भी इनका विश्वास होता था। एक तरीके से देखा जाए तो हमने इस स्लाइड पर क्या देखा दोस्तों, हमने हंटर और गैदरर के बारे में इंफॉर्मेशन ली कि ये लोग हंटर और गैदरर भी होते थे। यहाँ पर हमने खोड़ इस सभ्यता खोड़ इस जनजाति के बारे में जाना। इसी स्लाइड पर हमने दोस्तों बेंगा इस जनजाति के बारे में जाना। हमने जाना कि बेंगा लोगों का विश्वास था कि वे फॉरेस्ट की संतान है, जंगल की संतान है और दूसरों के लिए काम करना, मजदूरी करना एक तरीके से इनके लिए अपमान भरी बात होती थी। दूसरी बात हमने ये देखा दोस्तों कि जो मनी लैंडर्स होते थे, साहूकार जिसे हम कह सकते हैं, और ट्रेडर्स, इन्हें एक तरह से ये लोग इविल के रूप में देखा करते थे और जो समस्याएं ये उस समय फेस कर रहे थे ये उसका कॉस्ट है, ऐसा भी ये समझा करते थे। बिकॉज इसी तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। बिकॉज मनी लेंडर के द्वारा इन्हें लोन तो दे दिया जाता था बट लोन पर ब्याज काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो मार्केट था, ये जो बाजार था, ये इस बाजार की व्यवस्था ने इन लोगों को इन लोगों को गरीबी की ओर ढकेलने का काम किया। इसीलिए महाजन और व्यापारियों को बाहरी शैतान, आउटसाइडर्स, इविल आउटसाइडर्स के रूप में ये लोग देखा करते थे। दोस्तों ये लोग जानवर भी पाला करते थे, कुछ लोग एनिमल को भी रियर किया करते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर भी अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे तो थे दोस्तों, जो मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। मौसम के हिसाब से जो हर्ड होते हैं दोस्तों, कैटल के, शिप के, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर ये लोग जाते थे, इनके साथ ये घुमा करते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश की लबाड़िया और लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग दोस्तों गडीरे थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक होंगी, जो नेक्स्ट ईयर की जो बुक होंगी हमारे हिस्ट्री की, इस बुक में इनके बारे में हम सविस्तर जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास 9 पर भी जल्दी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर, राइट। सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, यहाँ पर बात की जा रही है कि अब इनमें से जो कुछ लोग थे ये सेटल्ड कल्टीवेशन की ओर जाते हैं। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो इनकी जो रोमिंग का सिस्टम था, जिसके हिसाब से ये घूमा करते थे, एक जगह कहीं ये सेटल नहीं होते थे, इसके अगेंस्ट इनमें से कुछ लोग अब खेती करने की शुरुआत करते हैं और एक जगह सेटल होना शुरू करते हैं। कुछ लोग दोस्तों जगह पर रहकर खेती भी किया करते थे, जूम कल्टीवेशन पे डिपेंडेंट नहीं थे। इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। 19th सेंचुरी, 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। दोस्तों 19th सेंचुरी के बिफोर बिफोर मतलब इस 19th सेंचुरी से आने से पहले इन ट्राइबल ग्रुप्स में से काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप ऐसे थे जो कि एक जगह पर रुक कर कल्टीवेशन किया करते थे। कल्टीवेशन करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह पर खेती करना पसंद कर रहे थे और इसी को प्रैक्टिस करते जा रहे थे।
वे हलों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे दोस्तों। तो बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। तो यहाँ पर देखिए, पूरे कबीले की संपत्ति भी जमीन हुआ करती थी। इनकी जो अपनी मान्यताएं हैं ये काफी अलग है दोस्तों, और इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है कि बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर में जो मुंडाओ है कि मुंडाओं की तरह इन ट्राइबल्स की तरह पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। जो ज़मीन होती थी ये पूरे कबीले की संपत्ति होंगी, यहाँ पर इंडिविजुअल की संपत्ति नहीं होंगी। और आज भी हमें हमारे देश में ऐसे गांव देखने को मिलेंगे दोस्तों जहाँ पर इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा दोस्तों यहाँ पर एक बात देखने लायक यह है कि जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद ही खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। जो लोग खुद ताकतवर होते थे ये खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। अपनी जमीन को दोस्तों ये क्या करते थे, बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। अब देखिए यहाँ पर ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन लोगों को किस तरह से देखा करते थे। तो दोस्तों ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन लोगों को ऐसे देखा करते थे कि इनकी जो जिस तरह की प्रैक्टिस ये लोग करते थे, इस तरह के प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो वे लोग ब्रिटिशर्स को पसंद आते थे जो एक जगह पर रहकर ही जीवन को व्यतीत करते थे, जीते थे और अपने काम काम की चीज़ों को किया करते थे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, खेती की बात अगर हम करें तो खेती किया करते हैं। तो ब्रिटिशर्स को ऐसे लोग पसंद थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि अंग्रेज इस तरीके की अपनी भूमिका में थे कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते आ रहे हैं उन्हें एक जगह बसाने की जरूरत है और उन्हें भी सभ्य बनाने की जरूरत है। बिकॉज अंग्रेजों का ऐसा विश्वास था, मानना था कि ये लोग सभ्य नहीं है। राइट, ऐसा दोस्तों उनका बिलीव था। अब देखिए कोई आपके बारे में क्या विचार रखता है, क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है, तो इससे आप ज्यादा प्रभावित नहीं होने चाहिए। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। ट्राइबल लोगों के जीवन को कॉलोनियल रूल ने किस तरीके से अफेक्ट किया, इसका क्या असर इन पे देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों जो ट्राइबल ग्रुप थे ब्रिटिश रूल के अंदर, ब्रिटिश रिजीम के अंदर इनकी किस तरीके की स्टेटस था, इनका किस तरह का स्टेटस था, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया था, इनका जीवन बदल रहा था। अब ये किस तरीके से के बदलाव थे, किस तरह के बदलाव यहाँ पर आ रहे थे, इसके बारे में जानते हैं। राइट, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। आदिवासी के में दोस्तों जो मुखिया होते थे इनका बाद में क्या होता है। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों का मुखिया महत्वपूर्ण स्थान होता था। देखिए दोस्तों ब्रिटिशर्स के आने के पहले और ब्रिटिशर्स के रूल के साथ यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, हर विलेज का अपना एक चीफ होता था। ये चीफ वो उस विलेज का एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता था। इसके पास कुछ सर्टन पावर होती थी, जैसे कि इकोनॉमिक पावर होती थी, इसके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी होते थे और दोस्तों अपने कबीले की टेरिटरी के ऊपर इसका कंट्रोल भी होता था। एक तरीके से देखा जाए तो ये अपने आप में अलग अलग भूमिकाएं भी निभाता था। कभी ये पुलिस का भी काम करता था, तो दोस्तों कभी ये लोकल रूल्स को भी लैंड के लिए बनाता था, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का भी काम ये व्यक्ति करता था। बट ब्रिटिशर्स के अंडर क्या होता है, ब्रिटिशर्स के अंडर क्या होता है दोस्तों, जो फंक्शन और पावर होते हैं ट्राइबल चीफ के ये बदल जाते हैं। अब देखिए देखा जाए तो ट्राइबल चीफ को जिन चीज़ों के लिए अलाउ किया जाता है दोस्तों, ये वैसी नहीं होती जैसे पहले होती थी। राइट, द फंक्शन एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड
were forced to follow law made by the British officials in India। तो देखिए ब्रिटिशर्स के आने के पहले ट्राइबल लोग अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर ब्रिटिशर्स के बाद दोस्तों क्या होता है कि ब्रिटिशर्स अपने रूल रेगुलेशन बनाते हैं और इन लोगों पे दबाव डालते हैं कि आपको इसे फॉलो करना होगा। दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड द ट्राइबल ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स को भी इन्हें अब ट्रिब्यूट पे करना होगा, ब्रिटिशर्स को भी एक तरह से पैसा देना होगा, टैक्स देना होगा, राइट। ब्रिटिशर के रेवेन्यू का भी एक सोर्स ये लोग बन जाएंगे। और दोस्तों देखा जाए तो ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को इन लोगों को मानना होगा। इस तरीके की बदलाव बाद में हो जाते हैं। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो उनके पास नहीं रहती है। वे परंपरागत कामों को करने करने से लाचार हो गए। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? अब देखिए दोस्तों, जो घुमंतु काश्तकार थे, व्हाट हैपेंड टू द सेट टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का क्या होता है? तो देखिए, ब्रिटिशर्स वेयर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव फिक्स्ड होम। देखिए ब्रिटिशर्स ऐसे लोगों के प्रति अनकंफर्टेबल थे जो लोग एक जगह पर नहीं रहते थे और घूमते रहते थे, राइट। जिन लोगों के एक फिक्स्ड होम नहीं थे। बिकॉज दोस्तों देखा जाए तो फिक्स्ड होम का क्या मतलब होता है कि आप एक जगह पर रह रहे हो और अपने उन एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हो जो एक्टिविटीज़ आपके लिए आवश्यक बनती है। आप एक जगह पर रहोगे तो उसी जगह पर आपको टैक्स देना होगा, आपसे कांटेक्ट आसानी से किया जा सकता है, आपको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, आपको आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे दोस्तों कि आदिवासी भी एक जगह एक एक ही जगह रहे, राइट। इस तरीके से ये लोग क्यों चाहते थे? ऐसा अंग्रेज क्यों चाहते थे? इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, जब समूह एक जगह स्थायी रूप से रहता है और खेती करता है या वो काम करता है जो उसे करना आवश्यक है, तो स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले लोगों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे कि उन्हें नियमित रूप से आमदनी मिल सके। फलस्वरूप उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ज़मीन के बारे में कुछ ऐसे नियम बना डाले, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन इनके द्वारा बनाए गए जिन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी बन गया। इन्होंने दोस्तों ज़मीन को मापा और प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि कौन कितना किसे कितना लगान देना होगा, कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। जैसा कि दोस्तों अ, अध्याय 2 में हम देख चुके हैं कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे, राइट। तो झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की ब्रिटिशर्स की जो कोशिशें थी, ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई, इसे पूरी तरीके से सक्सेस नहीं मिला। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ओके, जहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता। जहाँ पर दोस्तों पानी कम होता है, मिट्टी सूखी रहती है, ऐसी जगह पर, ऐसी ज़मीन पर हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पा रहे थे। उनकी खेतों से उन्हें अच्छा प्रॉफिट, एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ईल्ड नहीं हो रहा था, राइट। बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों का एक तरह से नुकसान ही हो रहा था दोस्तों, राइट। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि वे अपनी परंपरागत ढंग से, जिस तरह से वे खेती करते आ रहे हैं, अपने जीवन को जीते आ रहे हैं, उसी तरीके से ये आगे भी काम करेंगे। इनके विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार इनकी बात माननी पड़ी। और दोस्तों अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने के लिए छूट दे दी। फेसिंग वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम टू राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। कि आप
जंगल के कुछ हिस्सों पर घुमंतू खेती कर सकते हो। ऐसी परमिशन ब्रिटिशर्स के द्वारा इन्हें दे दी गई, बिकॉज इन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, विरोध किया गया था। राइट, इस विरोध का ये नतीजा था दोस्तों कि इन्हें एक तरह से ब्रिटिशर्स के द्वारा अलाउ कर दिया गया कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं जंगल के कुछ हिस्सों पर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, वन संबंधित कानून और उनका प्रभाव। राइट, द ट्राइबल लाइफ the life of a tribal group, as you have seen, was directly connected to the forest. So changes in forest law had a considerable effect on a tribal lives. यहाँ पर बात ये की जा रही है दोस्तों कि ट्राइबल लोगों का जीवन जंगलों से सीधे सीधे कनेक्ट होता है, और किसी भी तरीके का ट्राइबल फॉरेस्ट से संबंधित लॉ बनाया जाता है तो दोस्तों इस लॉ का अफेक्ट, इस लॉ का प्रभाव ट्राइबल लोगों की जिंदगी पर हमें देखने को मिलता है। ऐसा होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, जंगलों से कनेक्टेड है। अंततः वो वन्य कानून जो दोस्तों जंगलों से संबंधित है, ये आदिवासियों के जीवन पर को प्रभावित कर सकते हैं और उनके जीवन पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। The British extended their control over all forest and declared that forest were a state property. तो देखिए दोस्तों, जितने फॉरेस्ट थे इन फॉरेस्ट पर अब ब्रिटिशरों का अपना कंट्रोल हो गया और ब्रिटिशर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट अब स्टेट की प्रॉपर्टी होंगे। राइट, some forests were classified as reserved forest for the produced timber which the Britishers wanted. और दोस्तों कुछ फॉरेस्ट को तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट के रूप में भी डिक्लेयर कर दिया गया, बिकॉज वहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल थी जो चीज़ें ब्रिटेन चाहता था, ब्रिटिशर्स चाहते थे। राइट, तो अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना एक तरह से कंट्रोल, नियंत्रित स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित भी कर दिया गया, बिकॉज दोस्तों इन्हें आरक्षित इसलिए घोषित कर दिया गया कि ये जंगल अब ब्रिटिश सरकार के होंगे, बिकॉज इन जंगलों से ब्रिटिशर्स की ज़रूरतों की चीज़ें मिलने वाली थी। ज़रूरत का जो टिम्बर इनकी ज़रूरत है, जिस लकड़ी की इन्हें आवश्यकता है, वे लकड़ी इस जंगलों में अवेलेबल थी, इसीलिए इसे रिजर्व के रूप में रखा गया। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। इस तरीके की परमिशन इन लोगों को यहाँ पर नहीं थी। राइट, इसीलिए उनमें बहुत बहुत से लोगों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। तो दोस्तों वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, जो पूरी तरह से जंगल पर डिपेंड करते थे, इन लोगों को मजबूरन इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा और दूसरी जगह पर अपनी नई संभावनाएं तलाशनी पड़ी। राइट, बिकॉज काम की ज़रूरत थी, रोज़गार की ज़रूरत थी, इसके लिए इस जगह को छोड़ना आवश्यक था। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लॉ बनाए गए थे, इसे तोड़ा अगर जाता तो इसके अगेंस्ट इन पे एक्शन लिया जा सकता था। जैसे कि अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी दोस्तों कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतज़ाम किस तरह से किया जाएगा, ये प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स फेस करने लगे कि अब मजदूरों का इंतज़ाम कैसे होगा। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला, बट दोस्तों जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे, इन लोगों ने इस समस्या को भी सॉल्व करने के लिए एक हल ढूंढ निकाला। इसका भी सॉल्यूशन इनके पास था। अब ये सॉल्यूशन के रूप में क्या लेकर आए, तो दोस्तों सॉल्यूशन के रूप में इन्होंने तय किया कि जो झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होंगी, बशर्ते, बट यहाँ पर एक शर्त है, गांव में रहने वाले लोगों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगल की देखभाल भी करनी होगी। इस तरह बहुत सारे जंगली एरिया पर इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। तो एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वन गांवों को बसाया, फॉरेस्ट विलेजेस को बसाया, जिससे एक बात इंश्योर हो सके कि चीप लेबर सप्लाई इन्हें
मिल सके और इनके जो काम थे दोस्तों ये चलते रहे। मेनी ट्राइबल ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, और काफ़ी ट्राइबल ग्रुप्स ने कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट रिएक्ट भी किया। दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, इन लोगों ने नए नियमों का पालन नहीं किया, इसे डिसओबे किया, राइट, इसका उल्लंघन किया। कंटिन्यू विद प्रैक्टिसेस दैट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल, और वही प्रैक्टिसेस ये करते रहे दोस्तों जिन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड एट अ टाइम रोज इन ओपन रिविलियन, और बाद में एक ओपन विद्रोह भी हमें देखने को मिलता है। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम संगमा इन 1906। दोस्तों 1904 में हमें एक तरीके का ऐसा ही रिवोल्ट विद्रोह देखने को मिलता है असम में, और फॉरेस्ट सत्याग्रह भी होता है 1930 में सेंट्रल प्रोविंसेस में, राइट। तो बहुत सारे जो आदिवासी समूह थे इन्होंने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया ही, और इन नए नियमों को पालन करने से इनकार भी किया दोस्तों। एक तरह से देखा जाए तो अब नियमों को पालन नहीं किया जा रहा है तो कानून का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे में कानूनी एक्शन इन पे उस समय लिया जाता होगा। और कई बार तो खुलेआम भी बगावत की गई, ओपन रिबेलियन भी हमें देखने को मिला, जैसे कि 1906 में सोंग्राम सोंग्रम संगमा सोंग्रम संगमा द्वारा असम में ये विद्रोह हुआ था। और 1930 के दशक में मध्य प्रांत जो सेंट्रल प्रोविंसेस था यहाँ पर भी सत्याग्रह, वन सत्याग्रह देखने को मिला। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड, अब यहाँ पर बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड की, अर्थात व्यापार की समस्या। अब देखिए है 19th सेंचुरी के समय में जो ट्राइबल ग्रुप थे दोस्तों, द ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर एंड मनी लेंडर वेयर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages। तो देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान जो ट्राइबल समूह थे, जो जनजातीय समूह थे, इन लोगों ने ये पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजबूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। और ये जो चेंजेस हो रहे थे दोस्तों, इन चेंजेस का क्या असर हो सकता है ये समझने में आदिवासी लोगों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए दोस्तों, यह समझने के लिए आए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफसर अफसर इस मांग कर रहे थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अफसर थे, ऑफिशियल्स थे, एक तरह से इनकी ये डिमांड थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिशियल्स की ये डिमांड थी कि दोस्तों जो रेशम उत्पादन है इस पर जोर दिया जाए, रेशम उत्पादन को इंक्रीज किया जाए, राइट। अगर हम आज के झारखंड की बात करें, वर्तमान झारखंड में दोस्तों जो हजारीबाग है, हजारीबाग के आसपास रहने वाले संताल रेशम कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे दोस्तों, और उनसे जो ककून होते हैं इन्हें इकट्ठा कर लेते थे, और 1000 ककून के बदले इन्हें 3 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन ककून को बर्दावान मतलब इन ककून को आगे भेज दिया जाता था और इन्हें आगे बेचा जाता था दोस्तों। जब इन्हें आगे बेचा जाता था तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा इन लोगों को होता था। और एक तरीके से देखा जाए तो जो मिडल मैन है जिन्हें हम बिचौलिया कहते हैं, राइट, द मिडल मैन सो called because they were arranged deal between the export and the milk and the silk grower, sorry not milk it's silk grower made huge profit। और इन लोगों को, बिचौलियों को अच्छा प्रॉफिट इसमें होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा इसमें मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। तो यहाँ पर एक बात ये भी नोटिस करने जैसी है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय दोस्तों एनिमीज के रूप में देखा करते थे ट्रेडर और मार्केट को, राइट। ट्रेडर और मार्केट को एनिमी के रूप में ये लोग देखा करते थे, ऐसी भी बात यहाँ पर कही जा रही है। काम की तलाश, द सर्च फॉर वर्क, द
सर्च फॉर वर्क। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो चुकी थी। जो लोग काम की तलाश में घर से दूर गए थे, इनकी जो कंडीशन थी दोस्तों, ये इवन वर्स थी और भी खराब थी। 19वीं सदी की आखिर से चाय बागान फैलने लगे। ये जो टी का प्लांटेशन किया जाता है दोस्तों, इसके जो बागान थे, ये बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागान और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। तो देखिए, झारखंड में और असम में दोस्तों टी के जो बागान होते हैं, चाय के जो बागान होते हैं, यहाँ काम करने के लिए, और झारखंड में दोस्तों कोल माइंस में काम करने के लिए ट्राइबल को रिक्रूट किया गया। दे वेर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर who paid them miserable low wages and prevented them from returning to home। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो जिन ठेकेदारों के ये यहाँ पर काम करते थे, ये इन्हें बहुत ही कम वेतन देते थे और इन्हें घर वापस लौटने भी नहीं देते थे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी ये लोग यहाँ पर फेस कर रहे थे। इस तरह की प्रॉब्लम भी ये लोग यहाँ पर फेस कर रहे थे। यहाँ पर हमने बात की कि जो लोग काम की तलाश में अपने घर से दूर रह रहे थे, इनकी स्थिति और भी ख़राब थी। 19वीं सदी के आखिरी तक चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागान और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की एक बड़ी संख्या में भर्ती की गई थी। राइट, इन लोगों को ठेकेदारों की ओर से भर्ती किया जाता था और यह ठेकेदार इन्हें बहुत ही कम वेतन देते थे दोस्तों, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। तो इस तरीके की समस्याओं से ये लोग लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। राइट, नज़दीक से देखने पर क्लोजर लुक के बारे में देखते हैं। थ्रू द 19 एंड 20 सेंचुरीज, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ बगावत की। इन लोगों के द्वारा दोस्तों बगावत की गई। ये बगावत थी व्यापारियों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, मनी लैंडर्स के द्वारा जिस तरीके से महाजनों के द्वारा जिस तरीके से इनका शोषण हो रहा था, इसके अगेंस्ट एक तरीके का रिबेलियन, बगावत हमें देखने को मिलती है। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संताल आदिवासियों ने बगावत की थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था और 1940 में महाराष्ट्र का वर्ली विद्रोह हुआ था। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, वह इसी तरीके का एक आंदोलन था। द मूवमेंट दैट बिरसा लीड वॉज वन सच मूवमेंट। तो बिरसा जिस आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व कर रहा था, वह आंदोलन इसी आंदोलन की तरह एक आंदोलन था। अब हम पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करते हैं बिरसा के बारे में दोस्तों। बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। जो बिरसा के पिता थे दोस्तों, ये गरीब थे। ठीक है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। और दोस्तों, इनका जो बचपन था ये कैसे बीता था, तो ये भेड़ बकरियां चराते थे, राइट, फ्लूट को बजाते थे और लोकल अखाड़ा में डांस किया करते थे। इन जैसी एक्टिविटीज़ में इनका बचपन बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। राइट, गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। तो दोस्तों, काम की तलाश में जो बिरसा के पिता थे, ये प्लेस टू प्लेस घुमा करते थे। राइट, काम की तलाश में इन्हें घूमना पड़ता था, भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। और दोस्तों, अतीत में जो मुंडाओं के विद्रोह हुए थे, इन विद्रोह की कहानियां बचपन में ही बिरसा ने सुन रखी थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। और दोस्तों, इन्होंने देखा भी था कि जो कम्युनिटी के जो सरदार होते थे, जो लीडर्स होते थे, ये किस तरीके से विद्रोह का आह्वान करते थे। ये किस तरह से
बातें किया करते थे। बिरसा के समुदाय के लोग स्वर्ण युग की बात किया करते थे, जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। दोस्तों, एक ऐसे गोल्डन एज की यहाँ पर बात होती थी जब जो मुंडाज लोग थे, ये जो दिकूज है, जो आउटसाइडर है, इनके मतलब इनसे आज़ाद थे, राइट। इनके प्रभाव से इनसे प्रभावित नहीं थे, इन पर इनका राज नहीं था। तो ऐसे समय के बारे में भी बिरसा ने सुन रखा था दोस्तों। सरदारों का कहना था, राइट, सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाकों के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोग वे उन लोगों को याद करते थे दोस्तों, उनकी याद दिलाते थे जो लोग अपना साम्राज्य पाना चाहते थे, जिन्हें अपना साम्राज्य पाना था। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य पाना है। उनका जो साम्राज्य है, जो उनके पास नहीं है, जो छिन गया है, उसे वे पाना चाहते थे और लोगों को प्रेरित करते थे, उन्हें याद दिलाते थे उसके बारे में। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्होंने मिशनरी उपदेश सुनने का मौका मिला। दोस्तों, बिरसा लोकल मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्होंने मिशनरीज के जो उपदेश होते हैं, सरमोन्स होते हैं, इन्हें पहली बार सुना। वहां उन्हें ये सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार को वापस पा सकता है। तो मुंडा समुदाय दोस्तों अपने खोए हुए अधिकार को वापस पा सकता है और फिर से अपने स्वर्णिम युग को वापस ला सकता है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने सुना। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बट ऐसा कब हो सकता है? जब वो एक गुड क्रिश्चियंस बन जाए और उनकी जो बैड प्रैक्टिसेस है इसे छोड़ दे, तब ऐसा हो सकता है। ऐसा समय आ सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। दोस्तों, बाद में एक वैष्णव प्रेचर के साथ भी बिरसा ने कुछ समय व्यतीत किया, कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। दोस्तों, बिरसा ने जनेऊ को धारण किया, सॉरी, और प्यूरिटी और पाइटी के बारे में बात करने लगे। ओके, इसकी वैल्यू, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये लोगों को बताने लगे। ओके, अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हुए। और दोस्तों, अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के इन्फ्लुएंस में आए, इन विचारों का, इन आइडियाज़ का इन पर काफ़ी असर हमें देखने को बाद में मिला। ये इससे काफ़ी प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का एक आंदोलन था। दोस्तों, बिरसा का जो आंदोलन था, ये आदिवासी समाज को सुधारने का, इस समाज में एक तरीके का रिफॉर्म लाने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुंडाओं ने एक तरीके से ड्रिंकिंग लिकर को गिव अप कर देना चाहिए, शराब को छोड़ देना चाहिए, शराब पीना छोड़ देना चाहिए, गाँवों को साफ रखे और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें, राइट। गाँवों को साफ रखे और जो जादू टोने जैसी एक्टिविटीज़ होती है दोस्तों, इनमें विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। दोस्तों, बिरसा मुंडा उन लोगों को बाहर का मानते थे जो इनकी जीवन शैली है, मुंडा जीवन शैली है, इसे नष्ट करने का काम कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छे जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें,
एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करे। दोस्तों इस तरीके की चीज़ें बिरसा लोगों से एक्सेप्ट कर रहे थे। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और दोस्तों जो ब्रिटिशर्स थे, इन ब्रिटिशर्स को बिरसा आंदोलनों के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू स्वामियों और सरकार को बाहर निकाल कर बिरसा के नेतृत्व पे मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरी, महाजन, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर, एक तरीके से देखा जाए तो जो बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। इस वजह से दोस्तों जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स को इससे प्रॉब्लम थी। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं के कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनके परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदी हिंदी भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। ट्रेडिशनल कल्चर को मिशनरी क्रिटिसाइज करने का यहाँ पर काम कर रहे थे। ये सब भी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुना दी। तो दोस्तों देखिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 1895 में बिरसा को अरेस्ट करते हैं और दोस्तों दंगे फैलाने के आरोप में चार्जेस ऑफ राइटिंग इन्हें 2 साल के लिए जेल कर देते हैं। 2 साल की इन्हें सज़ा सुना देते हैं, राइट। When Birsa was released in 1897, तो दोस्तों 97 में 1897 में बिरसा को जेल से लौटने के बाद समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। बिरसा समर्थन जुटाने के लिए, सपोर्ट को गैदर करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। जो ट्रेडिशनल सिंबल्स थे, लैंग्वेज थी, इसका यूज़ लोगों को दोस्तों भड़काने के लिए, मतलब लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए इन्होंने किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो दोस्तों बिरसा राज का सिंबल क्या था, ये व्हाइट फ्लैग था। पूछा जा सकता है एग्जाम में, सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। ओके। सन 1900 में बिरसा के हैजे की वजह से, कॉलरा की वजह से दोस्तों मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो गई और उनका आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में दोस्तों महत्वपूर्ण था। पहला तो यह है, इसने औपनिवेशिक सरकार को एक ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके ज़रिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस आंदोलन ने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने ख़ास अंदाज में, अपनी ख़ास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे। उन्होंने अपने स्पेसिफिक वे से, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स, अपने रिचुअल्स को इन्वेट करते हुए, और दोस्तों अपने सिंबल्स के साथ इन लोगों ने स्ट्रगल किया, राइट। तो इनका अपना एक तरीका था, अपने प्रतीक थे, अपनी रस्म थी, और इसी के ज़रिए इन लोगों ने दोस्तों संघर्ष किया, राइट। आई होप कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। दोस्तों अभी तक अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, राइट। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रख सकते हो। हमारे लिए अगर कुछ सजेशन हो तो उसे सजेस्ट भी कर सकते हो। कोशिश की है दोस्तों कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत किए जा सके और उन्हें 1, 2
3 बार आपके लिए दोहराया जा सके, अच्छे से अच्छा आपके सामने प्रेजेंट किया जा सके, राइट। आई होप कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा। अब तक देखिए सीरीज में हम क्या कुछ कवर कर चुके हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों क्लास 8 के बारे में, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्लास 8। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर, पहला लेक्चर जो था ये था दोस्तों, उसका नाम था कैसे, कब और कहा, और कहा। ये था हमारा पहला अध्याय, हाउ, व्हेन एंड वेयर। दूसरा अध्याय ये था दोस्तों, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, अर्थात व्यापार से साम्राज्य तक। तो दूसरा वीडियो जो हमारा बना था ये इस टॉपिक पे बना था, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तीसरा वीडियो जो आपने आई होप देखा होगा, ये था दोस्तों रूलिंग द कंट्री साइड, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, शासन चलाना। और ये था हमारा वीडियो थर्ड, राइट। फोर्थ वीडियो जो कि इसी वीडियो फोर्थ लेसन, फोर्थ लेक्चर जो कि हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है, इसमें हमने बात की आदिवासी के बारे में, दीकूस के बारे में, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में, राइट। एक स्वर्ण युग की कल्पना जिसके सहारे दोस्तों बिरसा ने अपना आंदोलन खड़ा किया था। तो आई होप कि आपको अब तक जितने भी लेसन हमने क्लास 8 पे किए हैं आपने सब देखे होंगे, ठीक है। तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।